Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and this is yet another video of our NABARD Grade A to Z series. In this particular video, we are going to discuss about certain myths and mistakes that a NABARD Grade A aspirant might have in his or her mind even before starting the preparation, while he or she is doing the preparation, or even after he or she has completed the preparation. So no matter in which phase you are definitely going to have certain myths, or you might be making certain mistakes which are stopping you from giving your 100% in this particular exam. So today we are going to discuss and I'm going to address all these myths and mistakes so that you can give your 100% to this exam's preparation. So on that note, let us start. So students, in this particular series, till now we have covered a lot of interesting topics such as life of a NABARD Grade A officer or key trends and approaches in the NABARD Grade A examination. So if you are interested in watching these videos, so the link for this entire playlist, the NABARD Grade A to Z series playlist, it has been provided in the description box below. You can go and watch any of these videos from there. Now students, as a NABARD Grade A aspirant, you might be seeking a lot of information regarding the NABARD as an organization and NABARD Grade A as an examination. So for all of you, we have beautifully curated this NABARD Grade A guidebook. It is free of cost and you can download it from the description box. We have provided the link for this particular guidebook in the description box. So on that note, let us begin our today's session. So students, first of all, let us talk about certain myths that a student has in his or her mind. ठीक है, ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो लोगों ने बना रखी हैं अपने दिमाग में NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को लगता है कि इस एग्जाम की कोई फिक्स्ड नोटिफिकेशन डेट नहीं होती है। ठीक है, कभी भी आ जाता है, कभी जून में भी आ जाता है, कभी जुलाई में भी आ जाता है, कभी एग्जाम सितंबर में होता है तो कभी नवंबर में भी हो जाता है। तो कोई ऐसी फिक्स्ड नोटिफिकेशन डेट नहीं है जैसे कि सिविल सर्विसेज में होता है कि एक साल पहले ही हमारे पास कैलेंडर आ जाता है। उस तरह का कोई भी कैलेंडर हमारे पास NABARD ग्रेड एग्जाम को लेकर के नहीं है। तो ये एक स्टूडेंट्स को अजीब सी प्रॉब्लम होती है कि यार कोई फिक्स नोटिफिकेशन डेट नहीं है, तो क्या हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप पास्ट ईयर्स का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, अगर मैं 2015 ऑनवर्ड्स देखती हूँ तो 2015 से लेकर के 2024 तक हर साल ऐसा हुआ है कि NABARD की नोटिफिकेशन आई ही आई है, NABARD के अंदर वैकेंसीज आई ही आई हैं। इनफैक्ट जो कोरोना का टाइम पीरियड था उस टाइम पे RBI की नोटिफिकेशन एक साल नहीं आई थी, लेकिन उस साल भी NABARD की नोटिफिकेशन डेफिनेटली आई थी। तो NABARD एक काफी रेगुलर एग्जाम है। उसके बाद में रही बात कि कोई फिक्स्ड नोटिफिकेशन डेट नहीं है, हाँ जी, ये बात मैं मानती हूँ कि एग्जैक्टली फिक्स्ड कोई नोटिफिकेशन डेट नहीं है, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम पीरियड जरूर है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर साल अराउंड जून जुलाई के मंथ में हमारी नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा डिले हुआ तो अगस्त फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ ही जाती है। फेज 1 जो है वो सितंबर अक्टूबर तक हमारा हो ही जाता है। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड शेड्यूल है, एक फिक्स्ड क्वार्टर है जिसके अंदर हमारी नोटिफिकेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीज हो जाती है। तो अगर कोई भी एक सीरियस एस्पिरेंट होगा वो इस बात पर फोकस करने से ज्यादा कि नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट कब है, यहाँ पर अपनी टाइम एंड एनर्जी स्पेंड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो इस बात को देगा कि मुझे क्वार्टर पता है कि इस क्वार्टर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगी और इस टाइम तक हमारा फेज 1 का एग्जाम हो जाएगा। वो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन डेट हमें नहीं पता, लेकिन एक फिक्स्ड क्वार्टर हमें पता है जिसके अंदर हमारा नोटिफिकेशन आ ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए जो करेक्ट अप्रोच है वो ये है कि आप इसी क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, अपनी चीजों को स्ट्रैटेजाइज कीजिए, अपने स्टडी प्लान को प्लान कीजिए। तो इसी तरीके से आपने चीजों को लेकर के चलना है, किसी फिक्स्ड डेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, रादर देन आपको इस क्वार्टर पे फोकस करना है। क्योंकि प्रीवियसली हम ये ट्रेंड तो देख ही चुके हैं कि नोटिफिकेशन तो आएगी ही आएगी। अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपना पूरा टाइम नोटिफिकेशन के इंतजार में वेस्ट करते हैं या एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो दूसरी मिथ स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है दैट इज द लेस नंबर ऑफ सीट्स, कि NABARD के अंदर सीट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। ये स्टूडेंट्स आई अग्री कि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कम हैं एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। अगर मैं IBPS के एग्जाम्स को देखूं, जो हमारे PO के होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स को देखूं, ठीक है, तो उन एग्जाम्स को देखते हुए यहाँ पर सीट्स जो होती हैं डेफिनेटली आई अग्री कि कम होती हैं। बट यहाँ पर आपको दो चीजों को कंसिडर करना होगा। पहली चीज ये है कि अगर यहाँ पर सीट्स कम है तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी कम है। NABARD के अंदर हर साल अराउंड 50,000 टू 70,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं और इनके अराउंड
आई वुड से कि 45,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस एग्जाम को देने जाते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ कंपटीशन है वो काफी कम है एज कंपेयर टू दी अदर एग्जाम्स। अगर आप आईबीपीएस को देखें या आप आरबीआई को देखें तो वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना सारा ध्यान केवल इसी एक एग्जाम पे रखना है। यस, एक या दो अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो आप नबार्ड को ध्यान में रखते हुए जरूर दीजिए, लेकिन एक बार जब आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, जब आपकी नबार्ड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ आप बहुत से और एग्जाम्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप आईबीपीएस के एएफओ एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज नबार्ड और आरबीआई इन दोनों का सिलेबस 80% सेम है। तो इसी एक प्रिपरेशन के साथ में आप बहुत से अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि पहले आप अपनी एक प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर लें और उसके बाद इस प्रिपरेशन को दूसरे एग्जाम्स के अंदर यूटिलाइज करें। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो सीट्स जो है वो कम नहीं है, क्योंकि नबार्ड की सीट्स के साथ साथ यहाँ पे एएफओ की सीट्स और आरबीआई की सीट्स भी जुड़ जाती हैं। तो इसके साथ यहां पर हमारी जो दूसरी मिथ है वो भी एड्रेस हो जाती है। अब आती है तीसरी मिथ। तीसरा जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भूत सवार होता है वो ये होता है कि कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपसे कहूंगी कि इस एग्जाम को आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देखोगे तो ऐसे बहुत से टॉपर स्टोरीज आपको दिखेंगे जिन्होंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस एग्जाम को क्लियर किया और क्रैक भी किया। तो क्या हम इस एग्जाम को कोचिंग के बिना क्रैक कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर मैं कहूंगी कि शायद कोचिंग की थोड़ी सी जरूरत हो सकती है। वो ये कि अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, अगर आपके पास, जैसे अगर आप 2025 में अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास अब 1 से 1.5 महीना ही रह गया है नोटिफिकेशन आने का। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप कोचिंग को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपके पास लिबर्टी ऑफ टाइम है तो इस एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़े। जो भी हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे या तो आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको इन्हें इसी लेवल पर प्रिपेयर करना है। एकदम बेसिक, इजी टू मॉडरेट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी सीरीज के अंदर मैंने बुक्स एंड सोर्सेज की भी एक वीडियो बनाई है जहां पर मैंने सारे सोर्सेज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है चैप्टर्स के साथ। तो अगर आप उन स्टैंडर्ड सोर्सेज को भी फॉलो करते हो तो ये पार्ट जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप बुक्स पर भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो यूट्यूब पर भी आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें समझ आता है कि नॉन मेरिट सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी सारे सोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बी इट पीआईबी और बी इट एनी न्यूज़पेपर, ठीक है। और इनके रिगार्डिंग भी अगेन हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं और बहुत से ऐसे डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो करंट अफेयर्स अपने चैनल्स पर करवाते हैं। तो वहां से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो मेजर इशू आता है स्टूडेंट्स को वो आता है एआरडी के साथ कि क्या एआरडी बिना कोचिंग के प्रिपेयर हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। बुक्स एंड सोर्सेज वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप किस टॉपिक को किस पर्टिकुलर बुक से कवर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एआरडी जो हमसे यहाँ पर पूछी जाती है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछी जाती है, बेसिक लेवल की एआरडी पूछी जाती है। तो अगर आप उसको कवर कर रहे हो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ तो वो आप सेल्फ स्टडी से भी उसे प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ स्टडी से भी दिक्कत हो रही है तो अगेन हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शामली मैम ने बहुत ही डिटेल में काफी अच्छे वीडियोस इस तरीके के बना के रखे हुए हैं एआरडी के, जिनके थ्रू आप अपने एआरडी को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बिना कोचिंग के भी बुक्स को यूज करके, यूट्यूब चैनल्स को यूज करके, ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और बिना कोचिंग के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पढ़ाई की बात। इसके बाद आता है कि कोचिंग की एक और नेसेसिटी होती है जो स्टूडेंट्स को फील होती है और वो होती है मेंटरशिप, कि हमें मेंटरशिप के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट है कि कोई हमें मेंटर कर दे, कोई हमें गाइड कर दे। अगेन स्टूडेंट्स, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। एडुटैप खुद अपने यहाँ पर कैलेंडली कॉल्स की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो
एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 PM पे कैलेंडरली कॉल्स होती हैं और इनको बुक करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप 1-on-1 बेसिस पे अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। जो मेंटर्स होते हैं, जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि कोचिंग जो है वो नेसेसरी चीज नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये एग्जाम बिना कोचिंग के भी क्लियर हो सकता है, बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। इसके बाद में जो अगला मिथ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मुझे 10 आवर्स में हर दिन जो है अपनी पढ़ाई को दे सकूं। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, इस एग्जाम के लिए आपको 10 आवर्स तो बिल्कुल भी नहीं देने। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं और आपके पास 1 साल का टाइम है, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 अटेम्प्ट, इफ यू हैव 1 ईयर ऑफ टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप डेली बेसिस पे केवल 3 to 4 आवर्स भी दे पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे केवल 3 to 4 आवर्स भी दे पा रहे हैं अपनी जॉब के साथ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है और उस 1 साल में हर दिन अगर आप केवल 3 से 4 घंटे भी दे पा रहे हो इस प्रिपरेशन को, तो वो मोर देन इनफ है। इस प्रिपरेशन के साथ आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करते हो, क्या आपके सोर्सेज हैं, आप टाइम कहां स्पेंड करते हो, इन सारी चीजों पे डेफिनेटली ये बातें डिपेंड करती हैं। बट अगेन बॉटम लाइन यही है कि अगर आप 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो तो भी आपका ये एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज के लिए अगेन हर एक कंपोनेंट की स्ट्रैटेजीज हमारी इसी सीरीज का पार्ट है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एक और मिथ जो स्टूडेंट के दिमाग में होता है, और ये दो मिथ्स को मैं कंबाइन करके यहाँ बात करूंगी, वो ये कि जब इंटरव्यू होगा तो मैम हमारे पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारे लिए तो चीज़ें बहुत टफ होंगी, या फिर मेरे पास तो बहुत सारे गैप ईयर्स हो गए क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तो इसलिए गैप ईयर्स आ गए, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही थी, या नबार्ड की एग्जाम की खुद की तैयारी करते करते काफ़ी सारे गैप ईयर्स आ गए। तो इन चीज़ों के साथ मैं अब कैसे डील करूँ, इन गैप ईयर्स के साथ कैसे डील करूँ, ये वर्क एक्सपीरियंस को मैं कैसे वो करूँ। तो स्टूडेंट्स अगेन लेट मी टेल यू, आप अगर यूट्यूब पे जाके टॉपर्स स्टोरीज को देखेंगे तो ऐसे बहुत से टॉपर्स हैं जो सिविल सर्विसेज के बाद नबार्ड की प्रिपरेशन में आए और जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया, या जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए, अगर आपके पास अपने डैफ के अंदर लिखने के लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा काम नहीं है, कोई स्टडीज नहीं है जो आपने करी है, ठीक है, अगेन यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये गैप ईयर्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो हमें हमारी लाइफ के डार्क एरियाज लगते हैं वो सामने वाले के लिए इतनी बड़ी इशू नहीं होती जितना बड़ा इशू उसे हम अपने दिमाग में खुद के लिए बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो गैप ईयर्स हैं दे आर नॉट द ईयर्स दैट यू हैव वेस्टेड, दोज आर द ईयर्स दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, आज आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको कितनी चीजों की अवेयरनेस है, ठीक है, दैट इज इनकंपैरेबल। तो ये जो गैप ईयर्स हैं ये बहुत ज्यादा एक इशू नहीं होता है। यहां पर दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप अपनी हर एक बात को जस्टिफाई कर सकें, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, चाहे वो गैप ईयर्स को लेकर के हो, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस को लेकर हो, जो भी आपका रियल रीजन है आप उसको जस्टिफाई कर सकें अच्छे तरीके से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, यहां पर आपको लग रहा है कि मेरा डैफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं, तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस करके, कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज करके आप अपने डैफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अपने हॉबीज के थ्रू आप उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो अगेन ये ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ा हिंड्रेंस होगा आपके एग्जाम के अंदर, आपके इंटरव्यू के अंदर। ये वो चीजें हैं जिनके साथ डील किया जा सकता है, ठीक है। कैसे डील करना है अगेन वो मैं यहां पर भी बता चुकी हूं, साथ में एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो है उसमें भी ये सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। इसके बाद में एक और मिथ जो स्टूडेंट के दिमाग में होता है दैट इज कि मैम हमारा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है। अब ये कितनी बड़ी हर्डल होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं होना नबार्ड एग्जाम के अंदर देखने को तो लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि यार एआरडी पूरा एक कंपोनेंट है और एग्रीकल्चर के अंदर कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, भला ये कैसे क्लियर होगा। बट लेट मी टेल यू कि ये इतना बड़ा इशू है नहीं। कैसे, चलो अब हम पूरे एनालिसिस से देखते हैं, फेज 1 से फेज 2 से। अगर आप फेज 1 में देखोगे तो अगेन नॉन मेरिट सेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास एआरडी है या नहीं है। जो हमारा मेरिट सेक्शन है उसके अंदर सबसे पहले आता है जीए, लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब करंट अफेयर्स आता है, सबके लिए बराबर है। सिमिलरली ईएसआई जो है अगेन मेजरली यहाँ पर 90% करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो 100 में से जो ये 60 मार्क्स का पेपर है ये तो सबके लिए बराबर है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उसके बाद में आता है हमारा एआरडी, एआरडी के अंदर भी अराउंड 8 to 10 मार्क्स, ठीक है।
अराउंड 8 to 10 मार्क्स के हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये मार्क्स हो गए हमारे 70। अब बात आती है 30 मार्क्स का एआरडी स्टैटिक। हाँ जी, अगर आपके पास एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको इन चीजों को समझने में थोड़ी आसानी होगी, आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ऐसा एआरडी नहीं पूछा जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। अगर आपको बेसिक एग्रीकल्चर भी आता है तो आप इन स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एआरडी इशू नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं फेज 2 को देखूं तो पहला पेपर है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अगेन सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद में आता है हमारा ईएसआई और एआरडी का पेपर। यहां पर भी अगेन 50 मार्क्स की ईएसआई, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है। और उसके बाद में आता है 50 मार्क्स का एआरडी। 50 मार्क्स के एआरडी में भी जो हमारी 25 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, दैट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होता है उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज होती है, बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ स्किल जो कि एक्वायर करनी होती है, और वो सबको ही एक्वायर करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट इज योर बैकग्राउंड। यस, ऑफकोर्स जो नेक्स्ट हमारे 25 मार्क्स का एग्रीकल्चर हमसे यहाँ पूछा जाता है, उसके अंदर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का थोड़ा सा यहाँ पर एज हो सकता है, गिवन की आपको चीजें समझने में आसानी होगी, ठीक है, आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर लेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन जैसा कि फेज 1 में था कि अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप चीजों को यहाँ डील कर लोगे, एआरडी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने पूरे एनालिसिस के थ्रू देखा कि कैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगेन मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये बात बताती हूँ कि 2024 पेपर के अंदर जो 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए उनमें से अराउंड 40 स्टूडेंट्स वर समहाउ एसोसिएटेड विद द एड्यूटैप, ठीक है, किसी कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू, they were somehow associated with us. इन 40 स्टूडेंट्स के अंदर से more than 20 स्टूडेंट्स were not from agriculture background, ठीक है। तो ये चीज हमें बताती है कि अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो इशू आता है दैट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हमारे पास तो कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, हम कहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो कंसिस्टेंसी को इस तरीके से इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि सारे दिन एक जैसे होंगे, वो आशाएं आशाएं वाला गाना बैकग्राउंड में चल रहा होगा और हम सारा दिन पढ़ाई में लगे रहेंगे। बट अगेन लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, दैट इज एन आइडियल सिनेरियो। ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है कि जिसके सारे दिन एक जैसे होते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ फैमिलीज दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, द इंडियन फैमिलीज, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी कोई रिलेटिव आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, सो थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। अब कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी है कि आप थोड़ा पढ़ो, ठीक है, आप 2 to 3 आवर्स पढ़ो बट डेली पढ़ो, वो भी कंसिस्टेंसी है। लेकिन इसके साथ में अगर आप किसी एक दिन कम पढ़ रहे हो, किसी दिन ज्यादा पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा मॉडरेट पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन हर दिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी ये कंसिस्टेंसी है। आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो तो ये कंसिस्टेंसी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि एक दिन आपने पढ़ा पर दूसरे दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, अगेन आपने पढ़ाई से जब तक अपना नाता नहीं तोड़ा, आप किसी ना किसी तरीके से चीजों को पढ़े जा रहे हो, कवर करे जा रहे हो, रिवाइज करे जा रहे हो, वो सब कुछ कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मुश्किल नहीं होती है और किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट डे पे कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो अपने लिए पहले ही दिन पे 8 to 10 आवर्स का टारगेट रखने से अच्छा है कि आप 2 to 3 आवर्स का टारगेट रखो कि मैं 2 या 3 घंटे ही पढ़ूंगी, दैट्स इट, उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आप बस वो 2 से 3 घंटे किसी तरीके से निकाल लिया करो। और अगर किसी दिन वो 2 से 3 घंटे भी नहीं निकल पाए, अगेन आई अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है। नहीं निकल पाए, इट्स ओके, गेट अप अगेन द नेक्स्ट डे और स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ये सारे ही सिनेरियोस कंसिस्टेंसी के हैं। ऑलराइट, इसके बाद में जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चीज आती है वो ये आती है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और डिस्ट्रैक्शंस को हम मैनेज नहीं कर सकते। अगेन स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी मिथ है कि सिर्फ आपकी ही लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हम सबकी लाइफ में होती ही होती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम एलोकेशन। आप हर चीज को टाइम दो, ठीक है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अपने गर्लफ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि देखो ये पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पे मैं डेली कॉल करूंगा या डेली कॉल करूंगी, 1 घंटा बात करो, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त किस तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेन आपकी फैमिली है, आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो, एक डेडिकेटेड टाइम पे टाइम दो। आपके घर के काम है, यस आप डेफिनेटली कीजिए, पर एक टाइम स्लॉट में कीजिए। जो आपका पढ़ाई का स्लॉट है उस पर कोई भी ना हो, ठीक है। अगेन
चीजें होंगी, आप एक सोशल एनिमल है, आपकी लाइफ भी होगी, फैमिली भी होगी, सारी चीजें होंगी। लाइफ डज नॉट स्टॉप व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, चीजें ऐसी नहीं होती हैं। तो इसको मैनेज करने का यही तरीका है कि आप टाइम को एलोकेट कर दो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे कहो हाँ जी बिल्कुल टाइम देंगे। फोन चलाने का मन है, सोशल मीडिया देखने का मन है, बिल्कुल देखिए, पर एक टाइम पे कि भाई अब मैं पढ़ाई कर लूँ, ये 3 घंटे मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद में फोन भी चलाऊंगी, फैमिली से भी बात करूंगी, हॉबीज को भी टाइम दूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है उसके टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके बाद में जो अगला मिथ आता है दैट इज कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, ये एग्जाम निकलेगा ही नहीं। अगेन स्टूडेंट्स, नबार्ड एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, पहली बात, नॉन मेरिट सेक्शन, मात्र सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। बेचारा कुछ नहीं चाहता आपसे कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, बहुत है इतना। ठीक है, उसके बाद अगेन मेरिट सेक्शन के अंदर आपको एआरडी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं 3 to 5 मंथ्स के। तो ये एग्जाम एक बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज को देखते हो, स्टेट पीसीएस को देखते हो, एसएससी सीजीएल को देखते हो, इनफैक्ट बैंकिंग के अंदर भी जो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश देखते हो, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए नबार्ड का एग्जाम एक बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। और इसे आप अगर एक कंसिस्टेंस बेसिस पे, एक परसिवियरेंस के साथ प्रिपेयर करते हो तो इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ मिथ्स। अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन के अंदर हैं, जो ऑलरेडी इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कमिट कर रहे होंगे जिनकी वजह से वो अपने पोटेंशियल का 100% नहीं दे पा रहे होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक जो होती है वो है टू मेनी एग्जाम्स। बहुत से बच्चे कभी डिसाइड कर ही नहीं पाते कि उन्हें कौन सा एग्जाम देना है। वो शायद हमारी जो इंडियन सोसाइटी की एक बात होती है कि सारे फॉर्म भर दो, वो सारे फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, और हर एक फॉर्म को सीरियसली भी लेते हैं कि उन्होंने नबार्ड भी भर दिया, उन्होंने सेबी भी भर दिया, उन्होंने पीएफआरडीए भी भर दिया, उन्होंने इफ्स्का भी भर दिया। तैयार वो इसमें से किसी भी एक एग्जाम के लिए नहीं है, पर उन्होंने फॉर्म सारे भर दिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। आप एटलीस्ट एक एग्जाम के लिए पहले शिद्दत से तैयार कीजिए। आई अग्री कि वी शुड नॉट पुट ऑल आवर होप्स ऑन जस्ट वन एग्जाम। एक ही एग्जाम के ऊपर सारे स्टेक्स लगा देना रिस्की होता है। आई 100% अग्री विद यू। लेकिन पहले एटलीस्ट आप एक एग्जाम की तैयारी तो ठीक से कर लीजिए। अगर आपका एक एग्जाम ठीक से तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप और एग्जाम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जिनका सिलेबस मैच कर सकते हैं, उनकी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में पैर रखा है और आपने एक साथ अपने सर पे 10 एग्जाम्स रख लिए। ट्रस्ट मी, ऐसे एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पाते हैं। उसके बाद जो दूसरी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो है टू मेनी सोर्सेज, बहुत से सोर्सेज पढ़ना। न्यूज़पेपर को सॉरी करंट अफेयर्स को लेकर के मैगजीन्स भी वो पढ़ रहे हैं, और मैगजीन्स भी, एक उनके फ्रेंड ने कहा कि यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है तो वो यहाँ की पढ़ रहे हैं, दूसरे टॉपर स्टॉक में उन्होंने सुना कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है तो वो वहाँ की भी पढ़ रहे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हर एक सोर्स के पीछे भागते रहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट यू कैन डू। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन सब के अंदर 19-20 का ही फर्क होता होगा। कुछ 2-4 न्यूज आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो किसी एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ज्यादा कवर करे होंगे, एडुटैप ने नहीं कवर करे होंगे। कुछ ऐसा होगा जो एडुटैप ने कवर किया होगा, किसी और ने नहीं कवर किया होगा। तो 19-20 का फर्क हर जगह हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ही सोर्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करें, ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन इतने लेवल की हो जाएगी कि उस प्रिपरेशन के बेसिस पे आप चीजों के साथ डील कर सकें, आप एग्जाम को टैकल कर सकें। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तभी अपनी सोर्सेज की एक लिस्ट बना लो। ठीक है, अगेन कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, इसी सीरीज का पार्ट है वो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बेसिस पे आप सोर्सेज को पहले देखो, पढ़ो, उसमें से एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करो। इन सारी चीजों को देखते हुए अपने सोर्सेज को फाइनलाइज कर लो, और एक बार सोर्सेज को फाइनलाइज कर लिया तो किसी फोमो वोमो में आके अपने इन सोर्सेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टिक टू दो सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी चीज है वो है कि स्टूडेंट्स कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शक्ल भी उठा के नहीं देखते। ठीक है, उनको लगता है कि यार ठीक है पढ़ लिया, ये मैम ने कहा था ये बुक पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया, हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कभी भी उस स्टूडेंट का एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शक्ल भी ना देखता हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, उससे आपको समझ आएगा कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के बाहर से भी पूछे जा सकते हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इन डेप्थ पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ आएंगी। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है, ट्रस्ट मी आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को
पढ़ें उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लें, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये टॉपिक किस डेप्थ में पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ये सारा आइडिया आपके पास पहले ही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, दैट इज नॉट हैविंग अ स्टडी प्लान। ठीक है, आज हमने कोई बुक पढ़ ली, फिर अगले दिन मन किया कि नहीं यार एआरडी से बोर हो गए तो चलो ईएसआई उठा लेते हैं, तो हमने ईएसआई उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके से बिना किसी स्टडी प्लान के पढ़ाई कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी यू आर डूम टू फेल। ठीक है, व्हेन यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ये सिंपल सा कोट है बट यही अप्लाई होता है। देखिए, आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग्स नहीं करनी है, बट आप एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलिए कि यार एआरडी जो है वो मुझे तकरीबन 1.5 to 2 मंथ्स में कवर करना है। ठीक है, अब अगर एआरडी 1.5 to 2 मंथ्स में कवर करना है तो पर डे मुझे कितना टाइम पीरियड देना है। ठीक है, और जब आप ये भी डिसाइड कर लो तो आप चैप्टर्स देख के डिसाइड करो कि यार ये चैप्टर करने के लिए मुझे 4 दिन लगेंगे, तो चलो मैं एक दिन अपने आप को बफर दे देता हूँ, 5 डेज। ये 5 डेज में मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो कवर करना है। इस तरीके से जब आप चीजों को प्लान करके चलोगे कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मुझे इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, देन ट्रस्ट मी आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा स्मूथ होगी, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और लेस कंफ्यूज्ड फील करोगे। ठीक है, इसके बाद में अगली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज टू मच रीडिंग एंड टू लिटिल प्रैक्टिस। बस पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। अरे जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस तो करो। क्या एग्जाम में सॉल्व कर पा रहे हो? क्या ये देखा है कि वो चीज मुझे समझ भी आई है या नहीं आई है? जब तक ये सारी चीजों के आंसर्स आपके पास नहीं है तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां पर आपके विजडम के बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाएगा, यहां पर इस बेसिस पर आपको जज किया जाएगा कि आप कंपटीशन से कितना ऊपर हो। ठीक है, और कंपटीशन से कितना ऊपर हो इसको जज करने का इकलौता एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए किसी भी तरीके से, लेकिन जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि समझ भी आया कि नहीं आया, या बस ऐसे ही अपने मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि हाँ जी आ गया। ठीक है, सो दिस इज अनदर मिस्टेक विद स्टूडेंट्स कमिट। उसके बाद में आता है नो पीयर ग्रुप। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल आइसोलेशन में तैयारी करते हैं। ठीक है, उनका दीन दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, उन्हें कोई भी चीज का आइडिया नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। ठीक है, अगर आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग, बट अगर आप पूरी तरीके से आइसोलेशन में तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक बुरी चीज है। ठीक है, आप टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, लाइब्रेरी में किसी ग्रुप के थ्रू, अगर आप ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स के एक पीयर ग्रुप में आ जाते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो डेडिकेटेडली तैयारी करें, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। आप रिविजन सेशन साथ में कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर सकते हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पर बना रहता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है चीजों की मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेशन में ना रखें, कुछ ना कुछ एक पीयर ग्रुप लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का जरूर बना लें ताकि आप साथ में तैयारी कर सकें। ठीक है, उसके बाद में एक और जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये कि वो पहले फेज 1 की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि फेज 2 हम बाद में कर लेंगे। यहां पर ना आप 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, फेज 1 और फेज 2 के बीच में टाइम पीरियड इतना कम होता है, लाइक हार्डली 1.5 to 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर पूरा फॉर्डर मटीरियल बनाना, उसको लर्न करना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना और चीजों को रिवाइज करना, that is going to be too much for this particular time period। तो आपके लिए जरूरी है कि जब आप फेज 1 को प्रिपेयर कर रहे हो आप साथ के साथ फेज 2 को प्रिपेयर करो, क्योंकि जो एआरडी ईएसआई आपका फेज 1 में आएगा वही फेज 2 के अंदर आएगा। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप एआरडी ईएसआई को फेज 1 के लिए पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक को आप साथ के साथ एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, ताकि वो सारी की सारी प्रेपरेशन जो है वो होती चली जाए। ठीक है, आप फेज 1 और फेज 2 को अलग अलग मत रखिए, साइमल्टेनियसली लेके इनकी तैयारी कीजिए। उसके बाद में एक और इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं दैट इज दे एंड अप टेकिंग टू मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। अगर आप बहुत से सब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं, सपोज कीजिए आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट भी हैं, अगर आप 9 आवर्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और इन 9 आवर्स में आपने 4 सब्जेक्ट्स रख लिए, तो हर एक सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर्स ही दे पाओगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपका 2 आवर्स इज टू लिटिल। अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो शायद 1 से 1.5 घंटे में जाके तो आपकी कंसंट्रेशन बननी शुरू होती है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आने लगते हैं, वो लिंकेजेस बनने शुरू होते हैं, और इसी टाइम पीरियड में आपने उठा के दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर लिया। तो ये चीज जो है ना, जो आपने बिल्ड अप करनी शुरू करी थी, इट डज नॉट रीचेस वेयर इट शुड रीच। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम एक दिन में केवल 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स मत पढ़िए, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स को पढ़िए, उनको कवर कीजिए और उसके बाद ही दूसरे किसी सब्जेक्ट पे जाइए। ठीक है,
उसके बाद में नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। बहुत से स्टूडेंट्स अपना सारा ध्यान जो होता है वो फेज 1 और फेज 2 की तैयारी में लगा देते हैं, पर वो इंटरव्यू के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे। अब आप सोचोगे मैम इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के अंदर आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाएगा, नॉलेज वो फेज 1 और फेज 2 के अंदर टेस्ट कर चुके होंगे। इंटरव्यू में टेस्ट की जाएगी आपकी पर्सनैलिटी, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके ओपिनियंस, और ये ऐसी चीज है जो एक दिन के अंदर तैयार नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने ओपिनियंस के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो एक हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा सोच विचार कीजिए, किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं उस चीज पर फोकस कीजिए। सो दीज आर जस्ट फ्यू स्मॉल थिंग्स जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इन चीजों को ध्यान रख हैं तो आपका इंटरव्यू जो है उसमें काफी अच्छे आपके चांसेस हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज द मिस्टेक्स फॉर द NABARD grade exam is concerned. So students, with this we have discussed the entire list of myths and mistakes that a aspirant has in his or her mind while he or she is preparing for the NABARD grade A examination. Now students, if you are interested in any paid guidance, then you can visit our EduTap website, that is edutap.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. The courses, they are single courses also, there are combo courses also. In the single courses dedicated only to NABARD grade examination, first of all we have a 11-hour trial course. In this 11-hour trial course we provide you a taste of the deliverables that are available in our other courses. In the next course that we have is the phase 1 and phase 2 test series. So those of you who have already completed their preparation, they can start practicing using this test series. And then for those of you who only want to prepare for the ARD, ESI, current affairs, descriptive part, right, for those of you for whom the non-merit section is not an headache, we have a silver course wherein we provide you the guidance for phase 2 and the interview. And for those of you who want to prepare for this exam from scratch, we have the gold course wherein we provide the guidance for phase 1, phase 2 and the interview part. So students, I hope with this video it was helpful for you, it was insightful for you, and with this we have come to an end of our today's session. I wish you all the very best for your examination. Thank you so much.